मीनू चिड़िया और रानी कौवी की बहुत अच्छी दोस्ती थी। वे दोनों हमेशा ही एक साथ भोजन ढूंढा करती थीं। रानी कवि, हम दोनों के पास अभी 100 रुपए हैं। अच्छा मौका है हमारे पास। हमें 100 रुपए से आम के फल का छोटा पौधा खरीद लेते हैं। देखना फिर कुछ सालों की मेहनत के बाद जब ये पौधा बड़ा होकर पेड़ बन जाएगा तो हमें कितना ज्यादा फायदा देगा। हाँ मीनू चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो। चलो चलो जाकर आम का पौधा खरीद कर लेकर आते हैं। मीनू चिड़िया और रानी कौवी फिर आम का पौधा खरीदने बुलबुल के बगीचे में चले जाते हैं। अरे आओ आओ मीनू चिड़िया, रानी कवि, बोलो बोलो कौन सा पौधा चाहिए। अरे वाह बुलबुल, तुमने तो अपना बगीचा बहुत ज्यादा सुंदर बना लिया। हाँ मीनू चिड़िया, बस मेरी दिन रात की मेहनत है ये सब। अच्छा बुलबुल बहन, मुझे और रानी कवि को एक एक आम का पौधा चाहिए। अच्छा आम का पौधा मैं अभी लेती हूँ बस। बुलबुल एक आम का छोटा पौधा रानी कौवी को दे देती है। बेटा यहाँ तो बस एक ही आम का पौधा रखा है, जाओ जाकर घर के अंदर से दूसरा पौधा लेकर आओ। अच्छा अभी लाई मम्मा। थोड़ी देर में बुलबुल की बेटी घर के अंदर से एक दूसरा पौधा ला कर देती है। लो आ गया पौधा। ये लो मीनू चिड़िया, ये आम का पौधा तुम्हारा हुआ। फिर रानी कौवी और मीनू चिड़िया अपने अपने पैसे बुलबुल को देकर वे आम का पौधा लेकर वहां से चली जाती हैं। मैं तो अपना ये आम का पौधा अपने घर के बिल्कुल नीचे लगाऊंगी। मैंने भी यही सोचा है, मैं भी अपना पौधा अपने घर के पास ही लगाऊंगी। थोड़ी देर में मीनू चिड़िया और रानी कौवी अपने घर के बिल्कुल पास ही वे आम का पौधा लगा देती हैं। दोस्तों, अगर आप सब ने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि ये कहानी आगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। कालू जी, ये आम का पौधा है। पता है मीनू चिड़िया ने भी बिल्कुल ऐसा ही आम का पौधा खरीदा है। बस आप देखिएगा, मैं इस पौधे की बहुत ज़्यादा देखभाल करूंगी और जब ये पौधा आम का पेड़ बन जाएगा तो देखना हमें कितना ज़्यादा फायदा देगा ये। हाँ यार, वैसे काम तो तुमने बहुत अच्छा किया रानी, जो ये आम का पौधा लेकर आ गई। दूसरी ओर मानो चिड़ा भी वे आम का नन्हा पौधा देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। अरे वाह मम्मा, कुछ सालों बाद हमारा अपना आम का पेड़ होगा। ये मैं तो रोजाना आम खाऊंगा फिर। हाँ मानो, जितने खाने हो खा लेना, पर इस आम के पौधे को बड़ा करने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अरे मम्मा, इस बात की तो आप चिंता ही ना करना, मैं इस पौधे का बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगा। अब तो वे दोनों ही अपने अपने नन्हे पौधों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थीं और अच्छे से पानी देती थीं। फिर अब 3 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। कालू जी, 3 दिन गुजर गए हैं, परंतु हमारा ये आम का पौधा तो बहुत धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। जबकि मैंने मीनू चिड़िया का पौधा देखा है, वो तो हमसे कितना ज्यादा बड़ा हो गया। क्या रानी, ये तो सही नहीं है ना? मुझे तो लगता है हमारे पौधे में कोई मसला है। हाँ तो अब हम क्या करेंगे? अरे चिंता वाली कोई बात नहीं है रानी, तुम मीनू चिड़िया को किसी काम के बहाने से बाहर ले जाना, मैं फिर पीछे से हमारा आम का पौधा मीनू चिड़िया के पौधे से बदल दूंगा। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा उपाय है, ऐसा कर सकते हैं हम। उपाय के मुताबिक रानी कौवी मीनू चिड़िया के पास जाती है। हाय हाय मीनू चिड़िया, कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है, चलो ना जाकर नदी से ठंडा ठंडा पानी पीकर आते हैं। हाँ, प्यास तो मुझे भी बहुत लग रही है, चलो चलते हैं। रानी कौवी बहाने से मीनू चिड़िया को अपने साथ ले जाती है। अरे हाँ, मुझे अभी याद आया, मेरे पास तो बस एक ही आम का पौधा बचा था, जो कि मैंने रानी कौवी को दे दिया था। बेटा नन्ही बुलबुल, अंदर तो कोई भी आम का पौधा नहीं था, तो आप कहाँ से लेकर आईं? मम्मा, अंदर तो आम के पत्तों जैसे बहुत सारे पौधे रखे हैं,
बस वहीं से लेकर आई मैं। अरे बेटा, वो पौधे आम के जैसे दिखते हैं पर आम के नहीं हैं। वो तो बिल्कुल जंगली पौधे हैं। अरे बाप रे, ये क्या हो गया मुझसे? इसका मतलब मैंने जंगली पौधा मीनू चिड़िया को दे दिया। बुलबुल सच बताने के लिए फौरन मीनू चिड़िया के घर की तरफ चली जाती है। वहां पर तो कालू कौवे ने अपना आम का पौधा मीनू चिड़िया के आम के पौधे से बदल भी दिया था। चलो भाई, अब ये धीरे धीरे बढ़ने वाला आम का पौधा मीनू चिड़िया का हुआ और ये वाला मेरा हो गया। मीनू चिड़िया को क्या पता लगेगा कि मैंने उसके साथ कितना बड़ा कांड कर दिया। ये सारा कुछ बुलबुल भी देख लेती है। अरे बाप रे, कालू कौवा तो मीनू चिड़िया को धोखा दे रहा है। पर उसे क्या पता कि वे अपना आम का पौधा छोड़कर मीनू चिड़िया का बेकार जंगली पौधा ले गया। चलो, जो हुआ अच्छा हुआ। चोरी की सजा यही होनी चाहिए। बुलबुल अब बिना कुछ बताए वापस चली जाती है। अरे मम्मा, ये अचानक हमारा पौधा इतना छोटा कैसे हो गया? हाँ बेटा, ये तो बहुत छोटा लग रहा है, पर कोई बात नहीं, मैं पानी डालूंगी तो बड़ा हो जाएगा ये। उधर तो रानी कौवी उस जंगली पौधे को अपना आम का पौधा समझकर उसका बहुत ज्यादा ख्याल रख रही थी। और अब तो उसका वे पौधा बहुत जल्दी जल्दी बड़ा भी हो रहा था, क्योंकि वे पौधा जंगली था। इसी तरह रात दिन गुजरते हैं और काफी समय गुजर जाता है। अब तो वे दोनों आम के पौधे बड़े होकर पेड़ बन जाते हैं। मीनू चिड़िया के पेड़ पर तो काफी बड़े बड़े स्वादिष्ट आम आ गए थे, पर ये क्या, रानी कौवी का पेड़ बिल्कुल ही सादा था। क्या हो गया जो हमारे पेड़ पर आम ही नहीं लग रहे? जाकर मीनू चिड़िया का पेड़ देखें, पूरा आम से भर गया है वो। तभी वहां पर रानी कौवी का भाई आम खाने के लिए आता है। अरे मेरी बहन रानी, कहाँ है वे आम का पेड़? ये रहा, सामने ही तो है, पर इस पेड़ पर अभी तक एक भी आम नहीं लगा। अरे पागल, किसने कहा ये आम का पेड़ है? कालू कौवे, ये पेड़ बिल्कुल आम के पेड़ जैसा है, परंतु ये जंगली पेड़ है, इस पर कभी फल नहीं लगते। मेरा तो अपना बगीचा है, इसीलिए मैं अच्छे से जानता हूँ कि कौन सा फलदार पेड़ है और कौन सा जंगली। क्या ये जंगली पेड़ है? अरे रानी, ये हमने क्या कर दिया? हमने तो अपने हाथों से मीनू चिड़िया को वे आम का पौधा दे दिया। कालू जी, मुझे तो लगता है हमने चोरी की थी ना, ये हमें उसी की सजा मिल रही है। कालू कौवा और रानी कौवी तो अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं। उन्हें उनकी चालाकी और चोरी की सजा मिलती है। कालू कौवा बड़ा स्वार्थी था। वे सिर्फ अपने बारे में ही सोचता था। उसे अपनी पत्नी रानी और अपने बेटे राजू कौवे की तो बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। अब ऐसा भी क्या कालू जी कि आपको अपने बेटे की परवाह ही नहीं? हमारा बेटा अब बड़ा हो गया है। मैं तो आज जा रही हूँ राजू कवि के लिए कोई रिश्ता देखने। तो रानी, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ, आखिर बाप हूँ मैं राजू कवि का। दोपहर तक कालू कौवा, रानी कौवी और राजू कौवा रिश्ता देखने चले जाते हैं। मेरी बहन की जितनी तारीफें करो उतनी कम है। बहुत फुर्तीली है मेरी बहन, घर के सारे काम यूं कर लेती है। सोनी कवि, और तुम्हें कौन कौन से काम आते हैं? मैं घोंसला बना लेती हूँ, लकड़ी का घर बनाना भी जानती हूँ, भोजन तो मैं बहुत आसानी से बना लेती हूँ। कालू कौवा भी सोनी कौवी को देख देख कर मन ही मन सोच रहा था। अरे ये कौवी है या कोई परी? कितनी ज्यादा सुंदर है ये। सोनी कौवी से तो राजू कौवे की नहीं बल्कि मेरी शादी होनी चाहिए। तो बताए ना आप सबको मेरी बहन पसंद आई या नहीं? बबलू कौवी, वाकई में तुम्हारी बहन बहुत अच्छी है, परंतु अभी हम घर जाकर सोच कर जवाब देंगे तुम्हें। ये कहकर कालू कौवे का परिवार वापस अपने घर चला जाता है। दोस्तों, अगर आप सब ने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि ये कहानी
आगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। राजू, मुझे तो सोनी कवि बहुत पसंद आई। मैं तो उसे अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हूँ। पर वे कवि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि वे राजू के लायक ही नहीं। मैं तो राजी नहीं हूँ इस रिश्ते से। कालू जी, हम जो भी करते फिरे उससे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था ना, तो आज आप इतना क्यों बोल रहे हो? बाबा, मुझे सोनी पसंद है। मैं सोनी कवि से ही शादी करूँगा। ये बात सुनकर कालू कौवे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। हाँ हाँ, करो अपनी मर्जी। बाप की तो कभी मानी नहीं है ना। बाबा, बाबा ऐसा नहीं है। वे कवि बहुत अच्छी है, उसमें कोई बुराई नहीं है। राजू, तुम छोड़ो इन्हें, ये तो कभी हमारी खुशी में खुश नहीं होते। कालू कौवा उन दोनों की बात सुनकर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। राजू तो मान ही नहीं रहा। करने दो उसे शादी। नहीं नहीं, वे कवि बहुत सुंदर है, उसे तो मैं ही शादी करूँगा। ये कहकर कालू कौवा आज फिर से सोनी कौवी के घर चला जाता है। सोनी कवि, तुम्हारा भाई कहाँ है? वो कालू अंकल, भाई तो भोजन लेने गए हैं, आते होंगे थोड़ी देर में। सोनी, मुझे अंकल तो ना बोलो, मैं तो अभी जवान हूँ, जवान। मुझे तुम कालू जी बोलो, कालू जी। छोड़ो ये बातें, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। मेरा जो बेटा राजू है ना, वो किसी काम का नहीं, बहुत ज्यादा आलसी है वो। मैं जानता हूँ उसे, वह तुम्हें कभी खुश नहीं रखेगा। तुम मेरी मानो तो उससे शादी ना करो, बल्कि तुम मुझसे शादी कर लो। क्या? क्या मतलब? पर आप तो मुझसे बहुत बड़े हो। बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है। पैसे का सुनकर सोनी कवि के मन में लालच आ जाती है। ठीक है, ठीक है कालू, मैं आपसे शादी कर लूंगी। ये बात सुनकर कालू कौवा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। चलो सोनी, हमें देरी नहीं करनी चाहिए। चलो बुलाओ अपने भाई को, हम आज ही शादी कर लेते हैं। थोड़ी देर में उसका भाई भी भोजन लेकर आ जाता है, तो सोनी कौवी अपने भाई को सारी बात बताती है। अपनी बहन की बात सुनकर वे बबलू कौवा भी लालच में आ जाता है, क्योंकि वे भी एक नंबर का लालची कौवा था। कालू कौवे, मैं मान तो रहा हूँ शादी के लिए, पर मेरी बहन को कभी परेशान मत करना। थोड़े ही समय में सोनी कौवी और कालू कौवी की शादी हो जाती है। मेरी शादी हो गई। अब बताऊंगा मैं रानी और राजू को। बहुत बातें सुना रहे थे ना मुझे सुबह। कालू कौवा सोनी कौवी से शादी करके उसे अपने घर ले जाता है। कालू जी, आप ये दूल्हा और ये सोनी कवि दुल्हन की बनी हुई है, क्योंकि ये प्यारी सी सोनी कवि अब से मेरी पत्नी है। क्या? बाबा, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? सोनी से तो मेरी शादी होने वाली थी। यार बेटा, तुझे तो मेरा पता है ना, मुझे जो चीज पसंद आ जाए मैं उससे हासिल करके ही रहता हूँ। पर चीज और पक्षियों में फर्क होता है। आपने तो अपने ही बेटे को धोखा दे दिया। बाबा, आज के बाद आप मेरी शक्ल कभी नहीं देखोगे। मम्मा, चलो यहाँ से, आज के बाद हम यहाँ नहीं रहेंगे। बस राजू कौवा और रानी कौवी हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चले जाते हैं। पर कालू कौवे को कोई फर्क नहीं पड़ा था, वे तो बड़ा ही खुश था। वे तो रोज अपनी पत्नी सोनी को नए नए सोने के हार लाकर देता था। कुछ दिन ऐसे ही चलता है। कालू कौवा बूढ़ा था, इसीलिए वे बीमार हो जाता है। सोनी, सोनी, मुझे पानी पिलाओ। क्या हो गया है कालू? हर समय पानी मांगते रहते हो, अब नहीं मिलेगा पानी। पर मैं तो सुबह से प्यासा हूँ। मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो बस। सोनी कौवी तो अब कालू कौवे से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। सोनी, ये खिड़की बंद कर दो, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। पर मुझे तो गर्मी लग रही है ना, इसीलिए ये खिड़की खुली रहेगी। मैंने कहा ना सोनी, बंद करो खिड़की, मुझे सर्दी लग रही है। हैं? अब क्या तुम मुझ पर गुस्सा करोगे? अब देखो, अब बताती हूँ तुम्हें। सोनी कौवी का तो दिमाग खराब हो गया था। वे कालू कौवे की चोंच पर कस के रस्सी बांध देती है। वे बूढ़ा कालू कौवा अब तो सांस भी नहीं ले पा रहा था। कालू कौवा अब समझ गया था कि ये उसने अपने साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है
और वे अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछता रहा था। कुछ देर सांस न लेने की वजह से कालू कौवा मर जाता है और कालू कौवे को ये अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ बुरा करने की सज़ा मिली थी। कितनी तेज बारिशें हो रही हैं जंगल में, और मुझे तो इस समय बहुत तेज भूख भी लग रही है रानी। भूख तो मुझे भी लग रही है बहुत तेज, पर कालू जी भोजन तो मैंने आज बनाया ही नहीं। बारिश के इस चलते मौसम में मीनू चिड़िया आज अपने घर पर गर्मा गर्म पकोड़े और चाय बना रही थी। मम्मा मम्मा, पकोड़ों की बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, अब तो मुझसे रहा ही नहीं जाता। हाँ हाँ मानो, मैं अभी देती हूँ अपने बेटे को पकोड़े। पकोड़ों की ये सुगंध तो आहिस्ता आहिस्ता पूरे जंगल में फैल रही थी। आहा, क्या सुगंध आ रही है रानी, लगता है कोई गर्मा गर्म पकोड़े अपने घर में बना रहा है। अरे हाँ, ये सुगंध तो मीनू चिड़िया के घर से आ रही है। मीनू चिड़िया लगता है अपने घर में गर्मा गर्म पकोड़े बना रही है। जाओ रानी, मीनू चिड़िया के घर से कुछ गर्मा गर्म पकोड़े तो मांग लाओ। मैं नहीं कालू जी, मैं किसी से कुछ नहीं मांगती, मैं नहीं जाऊंगी, आप कोई और उपाय सोचें। हाँ तो एक उपाय है मेरे पास, जिससे मीनू चिड़िया को पता ही नहीं लगेगा और पकोड़े भी हमारे पास आ जाएंगे। कालू कौवा रानी कौवी को अपना उपाय बताता है। उपाय के मुताबिक रानी कौवी घर के बाहर चली जाती है और कालू कौवा घर में बैठे जोर जोर से चीखने लगता है। बचाओ बचाओ पक्षियों, मुझे बचाओ, मेरे घर में आग लग गई, मुझे बचा लो। ये तो कालू कौवे की आवाज है, लगता है उसके घर में आग लग गई, मुझे जाना होगा उसे बचाने। बचाओ, मुझे बचा लो कोई, मेरे घर में आग लग गई। हाय रे, कालू कौवे के घर में आग लग गई। मानो चिड़ी, तुम यहीं पर रहना, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। मम्मा, मैं भी चलता हूँ आपके साथ, चलो जल्दी। मानो चिड़ा और मीनू चिड़िया फौरन से कालू कौवे को बचाने उसकी तरफ जाते हैं। कालू कौवे की ये आवाज सुनकर बाकी सारे पक्षी भी कालू कौवे के घर में आ जाते हैं। अरे क्या हुआ कालू कौवे, कहाँ लगी है आग? हाँ बताओ बताओ, कहाँ है आग? तुम तो इतनी जोर जोर से चीख रहे थे। हा। पक्षियों, मैं तो तुम सबसे मजाक कर रहा था, बहुत मजा आया मजाक करके। ये कैसा मजाक है? तुम्हें पता भी है इतनी तेज बारिश में हम सब पक्षी भीगते हुए तुम्हें बचाने आए। लगता है तुम सब पक्षी पागल हो गए हो, जरा सोचो तो, क्या बारिश के मौसम में भी आग लग सकती है क्या? हा। चलो यहाँ से पक्षियों, इस कालू कौवे के पास हमें परेशान करने के अलावा और कोई काम ही नहीं होता। सारे पक्षी गुस्सा होकर वापस अपने अपने घरों को चले जाते हैं। वहीं पीछे से रानी कौवी ने अपना काम दिखा दिया था और वे मीनू चिड़िया के चाय और पकोड़े चुरा ले जाती है। बहुत मजा आया रानी, पक्षियों को पागल बनाकर मुझे तो बहुत मजा आया। मुझे भी मीनू चिड़िया की चाय और पकोड़े चुराने में बहुत मजा आया। चलिए ना कालू जी, अब ये गर्मा गर्म पकोड़े हम जल्दी जल्दी खाते हैं। वे दोनों शैतान कौवे चोरी किए हुए पकोड़े खाने लगते हैं। हाय रे, मेरे पकोड़े और चाय कहाँ चली गई? कौन ले गया? लगता है मम्मा, हमारे ना होने का फायदा उठाकर कोई पक्षी हमारे पकोड़े और चाय चुरा ले गया। कुछ दिन बाद फिर से कालू कौवे को स्वादिष्ट भोजन खाने की इच्छा होती है। रानी, मैं तो चावल और गंदुम खा खा कर बहुत थक गया हूँ, मुझे तो स्वादिष्ट भोजन खाना है। हाँ तो चलें, हम अपना उपाय दोबारा से आजमाते हैं। पक्षियों के घरों में बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन होंगे। हाँ, आज फिर से पक्षियों को पागल बनाकर उनका भोजन चोरी कर लेंगे हम। अपना उपाय दोबारा से आजमाने के लिए वे कौवा और कौवी अपने घर से बाहर जाते हैं और कालू कौवा दोबारा से जोर जोर से आवाजें लगाता है। बचाओ बचाओ पक्षियों, मुझे बचाओ, इस जालिम बाजू चील से मुझे बचा लो कोई, ये तो मुझे मार ही देगी। कालू कौवे की ये आवाज सुनकर दोबारा से सारे पक्षी कालू कौवे को बचाने आ जाते हैं।
कहाँ है बाजू चील? कालू कौवे बताओ, आज तो हम बाजू चील को छोड़ेंगे नहीं। हा 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 हा। पक्षियों, तुम सबको मैंने फिर से पागल बनाया। मैंने कहा था ना पक्षियों कि कालू कौवे की मदद करने नहीं जाते, ये ऐसे ही झूठ बोलता है हमेशा। कालू कौवे, आप कुछ भी हो जाए, हम तुम्हारी मदद करने नहीं आएंगे और तुम्हारी कभी बात नहीं सुनेंगे। ऐसा कहकर सारे पक्षी दोबारा से गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं। इधर रानी कौवी ने अपना काम कर दिया था और वे काफी सारे पक्षियों के घरों से तरह तरह के भोजन चुरा कर ले आती है। देख ले कालू जी, कितना सारा भोजन लेकर आई हूँ मैं। अब हमें एक हफ्ते तक भोजन नहीं ढूंढना पड़ेगा। एक दिन रात को कालू कौवा और रानी कौवी आराम से सो रहे थे। लालटेन की भी अच्छी खासी रोशनी थी। तभी हवा चलने के कारण वे लालटेन तो नीचे गिर जाता है। बस लालटेन जमीन पर गिरते ही घर में जगह जगह आग लग जाती है। आग लगने की वजह से कालू कौवे की और रानी कौवी की आँख खुल जाती है। आग लग गई कालू जी, हमारे घर में आग लग गई। घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, हमें पक्षियों को फौरन बुलाना होगा, अब वो ही हमारी मदद कर सकते हैं। कौवा और कौवी दोनों मिलकर बहुत आवाजें लगाते हैं और पक्षियों को मदद के लिए बुलाते हैं। पर पक्षी तो आराम से अपने घरों में सो रहे थे, क्योंकि पक्षियों को लगता था कि कालू कौवा इतनी रात को भी पक्षियों से मजाक ही कर रहा है। इस कालू कौवे को सुकून नहीं है, इतनी रात हो गई फिर भी पक्षियों के साथ मजाक करने में लगा है। पर कुछ भी हो जाए, मैं तो नहीं जाऊंगा इसकी मदद करने इस बार तो कोई भी पक्षी कालू कौवे और रानी कौवी की मदद को नहीं आता और देखते ही देखते कालू कौवे